हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को जो है पता है, हम लोग की जो हिंदी की क्लास है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो है कि हिंदी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा जो है कि कम समय में रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला में जो है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उनकी संख्या को देख चुके हैं। और जो है कि स्वर की कितनी संख्या होती है, स्वरों का जो है वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। और अभी तक हम लोग जो है कि व्यंजन के प्रकार तक पहुंच चुके हैं। व्यंजन के प्रकार तक पहुंच चुके हैं और व्यंजन के प्रकार जो है हम लोग शायद पढ़ भी चुके हैं। शायद क्या पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है व्यंजनों का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। एक वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं और उस वर्गीकरण का नाम क्या है, हम आप लोग को बता चुके हैं कि अध्ययन हेतु जब पूछे, अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार को जब पूछे तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। अध्ययन हेतु व्यंजन के कितने प्रकार? 3 प्रकार, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनके नाम हैं स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन तीनों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास हम लोग की रहने वाली है व्यंजनों के वर्गीकरण की ओर। और वर्गीकरण जो है कितने कौन कौन से हम लोग आज पढ़ेंगे और कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती होगी। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण हम लोग का हो चुका है। पहला वर्गीकरण हम लोगों का हो चुका है, जिसका नाम था अध्ययन हेतु। अध्ययन हेतु, अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्याओं को भी जान चुके हैं और इनके कहाँ कहाँ पर जो है कि प्रयोग किए जाते हैं और इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं। यानी हमारा पहला वर्गीकरण जो है समाप्त हो चुका है। हम लोग आज चलेंगे दूसरे वर्गीकरण की तरफ, व्यंजन के वर्गीकरण में। तो व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है, दूसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे आज घोष के आधार पर। घोष के आधार पर, घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो घोष के आधार पर जब पूछा जाए व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं? तो नाम होते हैं, एक होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और दूसरा आता है सघोष व्यंजन। अब घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछा गया है, तो कहीं न कहीं आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तब भी बताइएगा। 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अघोष और सघोष। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन में अंतर क्या होता है और इनकी संख्या कितनी होती है और इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और कंपन शब्द का हम प्रयोग किए हैं, तो कंपन शब्द क्यों जोड़ा गया है इसकी जो है वर्गीकरण में या परिभाषा में, तो चलिए देख लेते हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिएगा अघोष व्यंजन।
अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? तो अघोष व्यंजन की जब परिभाषा पूछी जाए तो अघोष व्यंजन की परिभाषा आपकी क्या होती है, देख लीजिए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन न हो, स्वर यंत्र में कंपन न हो। परिभाषा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन न हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। उसे अघोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन। ठीक है, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। ये तो हो गई अघोष व्यंजन की परिभाषा। अब जो है कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप लोगों को पता होगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। और यदि यहीं पर हम पूछ लें कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो व्यंजनों की संख्या आप लोगों को पता होगा, बता चुके हैं, 33 होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे स्वरों के वर्गीकरण में, कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। पांचों के नाम पढ़े थे और पांचों के प्रकारों में हम इन्हीं 11 स्वरों का जो है विभाजन किए थे कि नहीं? इन्हीं 11 स्वरों का विभाजन किए थे। सेम वैसे ही व्यंजनों के वर्गीकरण में भी व्यंजनों की जितनी संख्या रहती है उन्हीं 33 व्यंजनों को बांटा जाता है वर्गीकरण में। ठीक है, जैसे कि हम लोग अध्ययन हेतु, जैसे कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को शायद पता भी नहीं होगा। अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार पढ़ चुके हैं। अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार जो हम लोग पढ़े थे इसके 3 प्रकार थे: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इन तीनों प्रकार में हम इन्हीं 33 व्यंजनों का वर्गीकरण किए थे कि नहीं, विभाजन किए थे कि नहीं? किए थे, आपको पता है। सेम वैसे ही जैसे 33 व्यंजनों का विभाजन किया गया था इन 3 प्रकार में, वैसे ही सेम अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन में भी 33 व्यंजनों का ही विभाजन किया जाएगा। जैसे उच्चारण के आधार पर देखा जाएगा कि 33 व्यंजनों में से ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनको बोलने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई हो तो चलिए देख लेते हैं अब इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अघोष व्यंजन को थोड़ा सा लंबे समय में हम लोग जो है कि देखेंगे, क्योंकि अघोष व्यंजन में सारी चीज़ों को हम समझाएंगे ताकि आपको जो है सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं इसके उदाहरण को। इसके उदाहरण में बोला जाता है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। यहाँ शब्द दिया गया वर्ग और यहाँ दिया गया पहला और दूसरा। इसका मतलब क्या होता है? तो पहले तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसका मतलब यानी कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए, किसी का उदाहरण यदि पूछा जा रहा है और उसमें दे रहा है हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किसे कहा जाता है, तो पहले उस बात को समझ लेते हैं। उस बात को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग को फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में हम लोग पढ़ चुके हैं स्पर्शी व्यंजन, पढ़ चुके हैं कि नहीं? स्पर्शी व्यंजनों को हम लोग वर्गीय व्यंजन का भी नाम दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो 5 वर्गों में जो विभाजन किया गया था, हम बोले थे कि पांचों वर्गों का नाम भी दिया गया है। 5 वर्ग कौन कौन से थे? तो आप
बताएंगे क च ट त प, ठीक है। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, लास्ट वाला हो जाता है प वर्ग। यही 5 वर्ग पढ़े थे, यानी यही 5 वर्ग पढ़े थे हम लोग। स्पर्शी व्यंजनों को जो है कि स्पर्शी व्यंजन को इन्हीं 5 वर्गों में विभाजित किए थे हम लोग, किए थे कि नहीं। यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर वर्ग, वर्ग शब्द मिला, यानी बोला गया है कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। कैसे जानेंगे कौन सा पहला वर्ण है कौन सा दूसरा वर्ण। तो हमको पता है कि क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है क च ट त प वर्ग, है कि नहीं। तो चलिए इनके जो है कि वर्णों को देख लेते हैं, कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं। तो क वर्ग की यदि बात किया जाए तो हमको पता है कि इसमें भी 5 वर्ण ही आते हैं, आते हैं कि नहीं। च वर्ग की बात किया जाए तो इसमें भी च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। यही 5 वर्गों के 25 वर्ण है, ठीक है। अब जो है कि हमको तो मतलब है पहले और दूसरे वर्ण से, या फिर पूछ दे कि तीसरा और चौथा या पांचवा, या पहला तीसरा पांचवा, या दूसरा चौथा, कुछ भी पूछ दे, ठीक है। तो कैसे जानेंगे कि किस वर्ण की बात की जा रही है। तो स्पर्शी व्यंजन को जो 5 वर्गों में विभाजित किया गया, उन्हीं के वर्णों के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। उन्हीं के वर्णों के बारे में चर्चा की जा रही है। जब भी आपसे पूछा जाए कि पहला पहला दूसरा या तीसरा चौथा, यही सब वर्ण होंगे। जैसे हमसे बोला गया है कि पहला दूसरा, तो पहला दूसरा हर वर्ग का बोला गया ना जी, हर वर्ग का, यानी हर वर्ग के बारे में बात की जा रही। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो यानी पहला और दूसरा वर्ण यही होंगे, पहला दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ और प फ, यही होगा। यानी अघोष व्यंजन की बात जब की जाए तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन से होंगे, क ख च छ ट ठ त थ प और फ होंगे। यानी एक वर्ग से 2 वर्ण, तो 5 वर्ग से कितने वर्ण, 10 वर्ण। यानी स्पर्शी व्यंजन में 10 ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है। उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे हम 2 वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, एक है क और एक है ग, ठीक है। उच्चारण करिएगा, ध्यान से करिएगा। जैसे बोला जाता है क, ध्यान दीजिएगा क, ठीक है। उसके बाद ग, क ग, क ग। क ग को जब बोलेंगे तो स्वर यंत्र पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, स्वर यंत्र पर प्रभाव कैसे, किस प्रकार से पड़ता है, और किस वर्ण को बोलने पर पड़ रहा है, किस वर्ण को बोलने पर नहीं पड़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को जब भी आप उच्चरित करोगे या उच्चारण करोगे, उनके उच्चारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद जो भी वर्ण बच रहे हैं, शेष जो भी वर्ण है, उनका उच्चारण यदि करते हो तो स्वर यंत्र में कंपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि जब भी वर्ग की बात करेगा, जब भी वर्ग की बात करेगा तो कैसे बताएंगे कौन कौन से वर्णों की बात की जा रही है, कैसे छाटेंगे। तो छाट लेंगे कि नहीं, यदि समझ में आ गई हो बात तो आगे बढ़ा जाए। यानी यहाँ पर बात की गई थी हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। यानी इधर से जो है कि 10 वर्ण मिल गए, 10 वर्ण। और कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने पर जो है कि स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग जो है 25 वर्णों के अंदर से जो है छांट लिए। हम लोगों को 25 वर्णों में से 10 वर्ण मिल गए, 10 वर्ण मिले, 25 वर्ण हो गए। अभी 33 वर्णों में से कितने वर्ण बचे, 8। 8 वर्ण कौन कौन से हैं, उनको कैसे छाटेंगे। तो 8 वर्ण आपको पता होगा, अंतस्थ व्यंजन,
और जो है कि उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब इनमें से देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी संख्या की यदि बात की जाए तो ये इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है और इनकी भी संख्या वही होती है, श श स और एक हो जाता है ह। इन 8 व्यंजनों में से ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है, तभी तो हमको पता चलेगा कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इन 8 का उच्चारण करके आप देख भी सकते हो और आराम से बता भी सकते हो। चलिए हम बता ही देते हैं कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर जो है स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है। तो स्वर यंत्र में कंपन नहीं होने वाले जो वर्ण हैं इनमें से आ जाते हैं श स स, यही 3 वर्ण आते हैं। यही 3 वर्ण आते हैं किस वर्ग के होते हैं, तो उष्म व्यंजन यानी संघर्षी व्यंजन के 3 वर्ण। ठीक है, 3 वर्ण को जो है कि किसमें गिना गया है, अघोष व्यंजन में। यानी 10 वर्ण पहले से थे, अब कितने वर्ण आ गए, 3 वर्ण। टोटल अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 13। ठीक है, अघोष व्यंजन की हमको संख्या भी पता चल गई और अघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी पता चल गया। कहाँ कहाँ से जो है वर्ण गिने जाते हैं, कहाँ कहाँ से वर्णों को जो है कि देखा जाता है, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, 33 व्यंजनों का विभाजन हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, आसान है, आसान है कि नहीं। चलिए, यदि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए सघोष व्यंजन की। ठीक है, सघोष व्यंजन की तरफ चलते हैं। सघोष व्यंजन किसे कहा जाएगा और सघोष व्यंजन की परिभाषा क्या होती है और सघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से उसमें वर्ण आते हैं। तो उसको छांटने से पहले, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि आपके सामने रहेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं पहले सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहा जाता है, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहा जाता है, इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। कहा गया है कि ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर क्या हो जाएगा, स्वर यंत्र में कंपन होगा कि नहीं, स्वर यंत्र में कंपन हो, कंपन हो, उसे कहा जाता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है घोष व्यंजन। ठीक है, घोष व्यंजन। अब पता होगा आपको कि घोष को ही हम बताए थे कि स्वर यंत्र में कंपन होने के आधार पर भी व्यंजन के प्रकार पूछे जा सकते हैं, बताए थे। तो बताइए, घोष इसे ही कहा जा रहा है तो यानी इसमें कंपन होगा कि नहीं होगा, शब्दों के अर्थों से भी आप समझ सकते हो। चलिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सरल थी, आप लोगों को पता हो गया होगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर यंत्र में कंपन हो उसे सघोष व्यंजन कहा जाता है। इसके उदाहरण को देख लेते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से आएंगे, तो वही जो शेष उधर से बचे थे वो इसमें आ जाएंगे। जैसे इधर बोला गया था हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, कितने बचे थे, हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण बचे है, बचा है कि नहीं। और इसके बाद जो है कि अंतस्थ और उष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण बचे हैं, तो आपको पता है य र ल व और इधर से एक ह बचा है। यानी जो सभी बचे हुए वर्ण हैं किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे, आराम से छाट सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर कैसे इसको कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण,
और पांचवा वर्ण। और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन होते हैं। यानी तीसरा हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसे लिखेंगे, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ग के बारे में बात किया गया है। तो क वर्ग में यदि पूछा जाएगा तो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 345 भी कह दोगे तब भी चलेगा। तीसरा वर्ण कौन सा होगा क वर्ग में? ग। चौथा घ, पांचवा अंग। होगा कि नहीं? वैसे ही ज, झ, य इधर हो जाएगा ड, ढ, ड़। इधर हो जाएगा द, ध, न। इधर हो जाएगा ब, भ, म। यानी यही मतलब हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण होंगे ना। यानी एक वर्ग में 3 वर्ण तो 5 वर्गों में 15 वर्ण, यानी इसकी संख्या इधर से 15 वर्ण हो जाएगी। होगी कि नहीं? हो जाएगी। फिर इसके बाद 8 वर्णों में से हम लोग छांट लेते हैं कि ऐसे कितने वर्ण थे जिनको जो है कि अघोष व्यंजन में गिना जा रहा था। तो 3 वर्ण थे, केवल और केवल 3 वर्ण, श, स, स। बचे कितने 8 में से? 3 निकाल दीजिए, 5 बचेंगे। 5 किस में जाएंगे? 5 किस में जाएंगे? सघोष में जाएंगे। बताइए 5 वर्ण मिल गए कि नहीं? 5 वर्ण वो कौन कौन से होंगे? तो य, र, ल, व और ह, ये 5 वर्ण सघोष व्यंजन में गिने जाते हैं। फिर इसके बाद एक नया जो है कि आ जाता है उदाहरण इसमें, सभी स्वरों की जब बात की जाए, यहाँ तो हम लोगों ने व्यंजनों को छाटा है, ठीक है। व्यंजन आ जाते हैं 20 और जब सभी स्वरों को जब जोड़ लिया जाता है तो कितने हो जाएंगे? 31। यानी सभी स्वर, ऐसे पूछा जाता है सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष की अघोष? तो सभी स्वर सघोष में गिने जाते हैं। सभी स्वर सघोष में गिने जाते हैं। अघोष की संख्या कितनी थी? 13। 13 का उल्टा कर देंगे 31। 31 की संख्या किसकी है? सघोष व्यंजन की। बताइए अघोष और सघोष समझ में आया कि नहीं? अघोष व्यंजनों की संख्या 13, सघोष व्यंजनों की संख्या 31। कौन कौन से वर्ण है सघोष व्यंजन में? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या 345, हर वर्ग का 345 वर्ण, ठीक है। और उसके बाद सभी स्वर, उसके बाद जो है कि अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद उष्म व्यंजन का एक वर्ण जिसको ह कहा जाता है। बात समझ में आई? 33 व्यंजनों का विभाजन हमने आसानी पूर्वक कर दिया कि नहीं? हो गया कि नहीं? बात समझ में यदि आ गई हो तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए दूसरे वर्गीकरण की ओर, ठीक है। सघोष अघोष जो व्यंजन थे ये किस आधार पर थे? तो घोष के आधार पर थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग का रहेगा प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। प्राणवायु के आधार पर जब व्यंजन के प्रकार पूछा जाए तो प्राणवायु के आधार पर बताइएगा 2 होते हैं। इसके आधार पर भी 2 ही होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं इसके आधार पर? तो इसके आधार पर चलिए देख लेते हैं। एक हो जाएगा आपका अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा हो जाता है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। बताइए दोनों प्रकार आसान है कि नहीं? प्राणवायु किसे कहते हैं? प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार पूछा गया है तो प्राणवायु का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, आराम से बता सकते हो। वहां पर हम लोग देखे थे कंपन के आधार पर। यहाँ पर प्राणवायु का मतलब समझ लीजिए। प्राणवायु का मतलब ये होता है हवा के आधार पर, कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनको बोलने पर हवा अल्प या अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकले।
उसे ही प्राणवायु के आधार पर कहा जाता है। यानी ऐसे कितने वर्ण हैं जिनको बोलने पर हवा अल्प मात्रा में, या ऐसे कितने वर्ण हैं जिनको बोलने पर हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। यानी कह सकते हो कि प्राणवायु का मतलब ही होता है वायु, हवा। ठीक है, हवा के आधार पर पूछा गया व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, यानी उच्चारण करने पर। ठीक है, तो चलिए कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अब देख लेते हैं इनकी परिभाषा को, और इनमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे। इन्हीं 33 व्यंजनों का विभाजन किया जाएगा। फिर से चलिए अब इन दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं। पहली परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। पहली परिभाषा है हम लोग की अल्प प्राण की। अल्प प्राण की तो कैसे बताओगे? तो बता सकते हो कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर, थोड़ा सा संक्षिप्त कर देते हैं परिभाषा को, जिनको बोलने पर हवा मुख से कम मात्रा में निकले या अल्प मात्रा में निकले, कम मात्रा में निकले, कम मात्रा में निकले, उसे कहा जाता है अल्प प्राण व्यंजन। उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण व्यंजन। चलिए इसके बाद इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो इसके उदाहरण अब तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि हर वर्ग का मतलब क्या होता है ना जी, कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें केवल और केवल उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण हो जाते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 15 वर्ण हुए कि नहीं इधर से। फिर उसके बाद कौन कौन से 8 वर्णों में से कौन कौन से वर्ण आएंगे जिनको बोलने पर हवा कम मात्रा में निकलती है? चलिए देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण य, र, ल, व उच्चारण करके देख लीजिए। ऐसे करके उच्चारण करिएगा क, ख, क, ख। इन दोनों में बोलने पर किसके बोलने पर हवा जो है अधिक मात्रा में और किसके बोलने पर हवा जो है अल्प मात्रा में मुख से निकलती है। ठीक है, आराम से परख सकते हो। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण यानी कौन कौन से? चलिए बता दीजिए। य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये सभी वर्ण हो जाएंगे। एक और स्पेशल वर्ड है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और यानी 15 इधर से और इधर से कितने? 4 वर्ण और इधर से 1 वर्ण। टोटल कितने वर्ण हो गए? यानी योग कर लो, 15 + 4 + 1 = 20 हो जाएगा कि नहीं? यानी 20 ऐसे वर्ण हैं, 20 ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने पर हवा जो है अल्प मात्रा में बाहर निकलती है। बताइए समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। बहुत ही आसान है, ये मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। यदि समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। गलती आपकी यही होगी कि आपका ध्यान जो है वीडियो पर नहीं है, कहीं और है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के देखिएगा, बातों को समझिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए महाप्राण व्यंजन को देख लेते हैं। महाप्राण व्यंजन हेडिंग डाल के लिख लेते हैं अलग से। ये जो है कि थोड़ा सा इसको छोटा ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं। महाप्राण, महाप्राण, महा से
शब्द से ही पता चल जा रहा होगा कि महा का मतलब क्या होता है, महान। ठीक है, महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाएगा? तो इसकी जो डिफिनीशन होती है आराम से बता सकते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर हवा कितनी मात्रा में निकलेगी? अल्प की अधिक, हवा अधिक मात्रा में मुख से निकलती है, उसे कहा जाता है महाप्राण व्यंजन। बताइए, परिभाषा आसान है कि नहीं? चलिए इसके अब उदाहरण को देख लेते हैं। परिभाषा से ही आप बता सकते हो या फिर इधर से घटा सकते हो, जो शेष बच्चा है इसमें आ जाएगा। जैसे अघोष का जो है कि अघोष को घटाए थे तो सघोष का हमको पता चल गया था। ठीक है, इसके उदाहरण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे देख लेते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि इधर जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो चुका है, इसीलिए कहा गया है कि दूसरा और चौथा वर्ण, है ना। इसके बाद कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? तो यर अलावा हो गया है, तो बचा कौन? श स स ह, श स स ह, यही बच रहा है ना। यानी उन्हें नाम क्या दिया गया है? उष्म व्यंजन कहा गया। उष्म व्यंजन के सभी वर्ण, उष्म व्यंजन के सभी वर्ण यानी हो जाएंगे आपके श श स ह। ये इनकी संख्या कितनी? इसकी संख्या तो 10 हो जाएगी, इसकी संख्या हो जाएगी 4। जैसे उसमें एक स्पेशल था अड़, और वैसे ही इसमें भी एक स्पेशल आ जाता है अढ़। ठीक है, इधर से एक वर्ण। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? योग कर लीजिए, 10 + 4 + 1 = 15, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई? 15। यानी ये 15 हो गए और वो 20 हो गए। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 20, महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अघोष व्यंजनों की संख्या 13, 13 का उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? सघोष व्यंजन 31। ठीक है, यानी उसका मतलब क्या आ जाएगा? 31 वर्ण आ जाते हैं सघोष व्यंजन में। चलिए बता दीजिएगा कि दोनों वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अलग से जो है कि थोड़ा कह सकते हो ना कि एक नई टेक्निक के साथ पढ़ रहे हैं कि जो भी टॉपिक चल रही है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि उसको हम तुरंत देख लेंगे तो वो टॉपिक हमारे लिए और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ढ वर्ण है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास रहेगा ढ वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा अघोष, व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा अल्प प्राण। सी रहेगा सघोष व्यंजन। डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये मत सोचिएगा महाप्राण जो है चौथा ऑप्शन रहेगा। चलिए इसके बाद अब आप लोग ही बता दीजिए कि इसमें कौन सा वर्ण। ढ कैसा वर्ण है? अघोष व्यंजन है कि अल्प प्राण व्यंजन है कि सघोष व्यंजन है?
तो आपको पता होगा कि अघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और सघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके बाद छांट लीजिए, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अब अपने से बता दीजिए, स्पर्शी व्यंजन यदि स्पर्शी व्यंजन का फिगर यदि आपके दिमाग में होगा तो आराम से आप बता सकते हो कि कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हम लोग का होगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी ग, घ, अंग और ज, झ, ञ और उसके बाद ड, ढ, ड़। किस में आ रहा है? ट वर्ग का वर्ण है। किस में आ रहा है? तो ट वर्ग में आ रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा। ड कैसा वर्ण है? चौथा वर्ण है। पहले ये देख लीजिए, तो हमारा ये चौथा वर्ण है। तो चौथा वर्ण किस में आता है? तो हमको पता है सघोष में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सघोष व्यंजन। ठीक है, बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अब आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है, तैयार रहिए आंसर देने के लिए। महाप्राण व्यंजन है। अभी तो फिलहाल में आपकी नोट्स आपके पास होगी, आपके जुबान पर जो है कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन देखते ही, लेकिन कोशिश रहे कि जो है बिना देखे बताएं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन है तो आपके पास है क, य, फ, म। ये चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसमें बता दीजिएगा कि महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन की यदि आपको डिफिनीशन पता होगी और उनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं तो आराम से बता सकते हो, है कि नहीं? तो बता दीजिए। हमारा आंसर जो होगा क नहीं होगा, क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि महाप्राण व्यंजन में जो वर्ण आते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जस्ट पढ़े, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो क पहला वर्ण है, यानी ये नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ब, ये पंचमाक्षर है, ये भी नहीं रहेगा। और इसके बाद म, ये भी पंचमाक्षर है प वर्ग का। और जो फ है यही दूसरा वर्ण है। किस वर्ग का वर्ण है? तो प वर्ग का वर्ण है, प वर्ग का वर्ण है। प के बाद क्या आता है? फ आता है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फ हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन से जो है कि बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपका डाउट, आपका जो है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यदि हो रहा है तो ठीक है। चलिए, तो बल्कि आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जो है कि बहुत टाइम हो चुका है। बार बार बताते हैं, टाइम को देखकर चलना पड़ता है। ठीक है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो एक बार जो है कि अपने अनुसार थोड़ा सा गौर करके सोच लिया करो कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग लाइक और कमेंट करके खुद ही हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास समाप्त करते हैं।